दोस्तों, आपके लिए 5वां पार्ट लेकर हम उपस्थित हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारी मेहनत का एक सिला सब्सक्राइब करके दे दें, शेयर करें और लाइक भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। आईने अकबरी अकबरकालीन 16वीं एवं 17वीं सदी के कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी का एक तथ्यपरक, विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। अबुल फजल मुगल दरबार का शाही इतिहासकार था। मुगल सम्राट अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी में उसने अपने काल का इतिहास लिखने के लिए अबुल फजल को तदनुसार उसने अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति अकबरनामा का सृजन किया। आईने अकबरी एक्चुअल में अकबरनामा का ही तीसरा खंड है। अकबरनामा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उसके तीसरे खंड, जिसको हम आईने अकबरी कहते हैं, वो भी अकबरनामा का ही अंश है। अबुल फजल आदम का जन्म 7000 वर्ष पूर्व बताते हैं और अबुल फजल के अनुसार आदम की पीढ़ियों में 52वें पीढ़ी पर अकबर है। इस महाग्रंथ को लिखने हेतु अबुल फजल ने अलबरूनी कृत तहकीक हिंद एवं बाबर कृत बाबरनामा सहित अनेक ग्रंथों का सहारा लिया, लेकिन इन ग्रंथों का उन्होंने कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया। आईने अकबरी को और विश्वसनीय बनाने के लिए निजामुद्दीन अहमद कृत तबकात हिंद, अब्दुल कादिर बदायूनी कृत मुंतखबतुत तवारीख, मोहम्मद कासिम फरिश्ता कृत फरिश्ता और जहांगीर कृत तुजुके जहांगीरी, ये वे सभी ग्रंथ हैं जो कि आईने अकबरी को तथ्यपरक और विश्वसनीय होने का सबूत देती है। इनके अलावा भारत में आए उस काल में बहुत सारे विदेशी यात्री, जिनके यात्रा विवरण को पढ़ने से भी हमें यह अंदाजा हो जाता है कि आईने अकबरी और अकबरनामा में लिखी हुई बातें लगभग 100% सही है। इनमें महत्वपूर्ण नाम फादर एंथोनी मोंसेरात, सर थॉमस रो, पीटर मुंडी, फ्रांसिस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, निकोलो मनुची का नाम प्रमुखता से शामिल है। तो दोस्तों, ये थी बातें आईने अकबरी की। आपको पता चल चुका है कि आईने अकबरी कोई अलग से ग्रंथ नहीं, बल्कि अकबरनामा का तृतीय खंड है। अकबरनामा को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। उसके तीसरे खंड को आईने अकबरी कहते हैं और इसी को अकबरकालीन गजेटियर भी कहा जाता है। आइए अकबरनामा के तीनों खंडों को जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता चल चुका है कि अकबरनामा के लेखक जो है अबुल फजल हैं और इनको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। इनके पहले खंड में अकबर के पूर्वजों, अकबर के जन्म एवं अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष यानी 1573 से 74 ईस्वी तक का इतिहास है, जबकि द्वितीय खंड में अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर 46वें वर्ष यानी कि 1602 ईस्वी तक का इतिहास है। तृतीय खंड अकबरनामा ही नहीं अपितु अकबरकालीन इतिहास की आत्मा है। इसने अपनी अत्यधिक विशेषताओं एवं महत्व के कारण एक अलग ग्रंथ का रूप ग्रहण कर लिया है। अकबरनामा का तृतीय खंड को ही आईने अकबरी कहा जाता है। मूल रूप से अकबरनामा यानी कि आईने अकबरी और अकबरनामा के तीनों खंडों को फारसी में लिखा गया है। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरेज के द्वारा किया गया। आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉचमैन तथा जेरेट के द्वारा किया गया। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था को दीवाने अशरफ कहा जाता था। अशरफ का मतलब होता है सबसे ज्यादा बेहतर। चूंकि हमारा देश जब अभी के टाइम पे 65% आबादी कृषि पे डिपेंड करती है, तो दोस्तों अभी से सालों पहले यानी लगभग 400 साल पहले 16वीं से 17वीं सदी के बीच में कृषि पे डिपेंड तो करेगा ही, और कृषि इसीलिए जमीन वाले विभाग को दीवाने अशरफ कहा जाता था। आईने धशाला। आईने अकबरी से पता चलता है कि 1582 में अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ यानी कि भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया और टोडरमल ने आईने धशाला
आज्ञा पत्र जारी किया। अकबर के समय में भूमि को कुल 4 परकों से वर्गीकृत किया जाता था, यानी कि विभाजित किया जाता था। नंबर 1 पोलज या प्रथम श्रेणी का भूमि था। ये जो पोलज यह प्रथम श्रेणी का भूमि था, यानी सबसे उत्तम, सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का ये जमीन हुआ करता था, जिस पर प्रत्येक समय खेती होती थी। वर्ष में 2 फसल प्राप्त की जाती थी। इस भूमि से प्रति वर्ष सरकार को भूमि कर प्राप्त होता था। नंबर 2 है प्रति वो भूमि थी जिस पर लगातार 2 से 3 वर्ष खेती करने के पश्चात पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 1 वर्ष के लिए प्रति, यानी बिना खेती बाड़ी के छोड़ दिया जाता था। यानी कि 2 से 3 साल खेती बाड़ी किए, उसके बाद 1 साल उसे प्रति छोड़ दिया गया, ताकि उसमें उर्वरा शक्ति जो थोड़ी सी कम हो गई है वो दोबारा मेंटेन। बंजर भूमि। नंबर 3 छज्जर भूमि। यह वो भूमि होती थी जो कृषि योग्य होने या उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 3 या 4 वर्ष प्रति छोड़ दी जाती थी। नंबर 4 है बंजर भूमि। यह सबसे निम्न कोटि की भूमि थी जो 5 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। भू राजस्व की दर। अकबर भू राजस्व नकदी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने विभिन्न क्षेत्रों के लिए नकद भूमि कर की सूचियां तैयार कराई, जिन्हें दस्तूर कहते थे। प्रत्येक दस्तूर में सभी तरह के अनाजों के प्रचलित भावों का लेखा जोखा भी रहता था। वर्ष में 2 बार भूमि कर प्राप्त किया जाता था। प्रथम जब रबी की फसल कटने वाली होती थी, और द्वितीय यानी सेकेंड टाइम जब खरीफ फसल कटती थी। और इन करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी परगनों तथा जिलों में सरकारी अधिकारी आमिल तथा अमल गुजार करते थे। गांव का मुखिया, मुकद्दम, कानूनगो, पटवारी, फौजदार इनकी सहायता करते थे। कर निर्धारण की प्रणाली। आईने अकबरी में कर निर्धारण की 3 प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। ये गल्ला बख्शी, जब्ती या नस्क थी, यानी गल्ला बख्शी, जब्ती, नस्क। नंबर 1 खेत बटाई। बड़ी फसल में अथवा खेत बोने के तुरंत बाद ही सरकारी हिस्सा खेत बांटकर निर्धारित कर दिया जाता था। नंबर 2 लंक बटाई। खेत काटने के बाद किसान फसल को खलिहान लाता था। यहां अनाज में से भूसा अलग निकाले बिना किसान वो राज्य का बंटवारा कर दिया जाता था। रास बटाई। अनाज से भूसा अलग निकालने के पश्चात राज्य का हिस्सा निकाला जाता था। जब्ती से आश्रय किसान व सरकार के बीच उस समझौते से था जिसके अनुसार 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित किया जाता था। नस्क अथवा कनकूत प्रणाली के तहत जमीन की मोटे तौर पर पैदावार आंकी जाती थी। यह प्रणाली कृषक के लिए अलाभकारी एवं झंझटपूर्ण थी। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन। भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी को जाता है। अकबर ने अपने अधिकारी राजा टोडरमल की सहायता से भूमि बंदोबस्त प्रणाली को और अधिक स्पष्ट एवं व्यवहारिक बनाया। अकबर के पश्चात भूमि बंदोबस्त। अकबर के काल में समस्त मुगल साम्राज्य 15 सूबों यानी प्रांतों में विभाजित था। शाहजहां के काल में 17 प्रांत हो गए, जबकि औरंगजेब के काल में 21 हो गए। अकबर के काल में इन 15 प्रांतों में अधिकांश प्रांतों में भूमि प्रबंध की जब्ती प्रणाली ही सर्वाधिक प्रचलित थी। अकबर के पुत्र जहांगीर ने 1605 से 1627 के शासन काल में अकबर की लगान व्यवस्था बिना किसी विशेष परिवर्तन के जारी रखी। शाहजहां 1657-1658 ईस्वी ने लगान वसूली का काम ठेकेदारों को देने की प्रथा आरंभ कर दी। औरंगजेब ने 1658 से 1707 के काल में लगान वसूली के कार्य में कठोरता बरती जाने वाली जब्ती प्रथा समाप्त प्राय हो गई। यानी कि औरंगजेब के टाइम में यह जब्ती प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया गया। सिंचाई व्यवस्था। मुगल काल में सिंचाई हेतु कुएं, नहर आदि का उपयोग किया जाता था। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने 1351 से 1388 में उत्तर भारत में नहरों का जाल बिछाया था।
मुगल कालीन फसल। मुगल काल में अकबरनामा यानी कि आईने अकबरी के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि मुगल काल में रबी एवं खरीफ दोनों प्रकार की फसलें की जाती थी। आईने अकबरी से पता चलता है कि सिर्फ आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, दिल्ली प्रांत में 43 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, बंगाल में चावल की पैदावार अधिक होती थी, यहां चावल की लगभग 50 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। बंगाल चावल के साथ साथ चीनी के लिए भी प्रसिद्ध था। नई दुनिया के खोज के पश्चात भारत में कुछ नवीन फसलें भी आई, जिनमें अमेरिका से मक्का, तंबाकू, टमाटर, आलू एवं मिर्च जैसी सब्जियां भी नई दुनिया से ही भारत आई। ये सभी फसलें 17वीं सदी में आए और समस्त भारत में इनकी खेती होने लगी। अनानास एवं पपीता जैसे फल भी इसी समय भारत आए। यानी कि इन तथ्यों से, आईने अकबरी और अकबरनामा के इन तथ्यों से हमें यह पता चलता है कि टमाटर, अनानास, पपीता और मक्का, तंबाकू, आलू, मिर्च, ये सारे फसलें जो है 17वीं सदी में हमारे भारत में नवीन दुनिया से यहां आए। इससे पहले हमारे भारत में इसका वजूद, इसका एग्जिस्टेंस नहीं था। तंबाकू का प्रसार। तंबाकू की पौधा नई दुनिया से सर्वप्रथम भारत के दक्षिणी भाग यानी कि पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। 1604 ईस्वी के लगभग अकबर एवं उसके अधिकारियों ने तंबाकू को प्रथम बार देखा। अकबर ने एक बार हुक्के में पी तंबाकू। मुगल कालीन सिक्के। 1577 ईस्वी में अकबर ने मुद्रा में यानी सिक्कों की प्रणाली में अमूलचूल यानी प्रमुख सुधार किए। अकबर काल में 6 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। शनसब है। शनसब यह सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तौले का था तथा बड़े लेन देन में इनका प्रयोग होता था। इलाही सर्वाधिक चलने वाला सोने का सिक्का था। नंबर 3 रुपया, यह चांदी का सिक्का होता था। नंबर 4 जलाली, यह चौकोर चांदी का सिक्का होता था। नंबर 5 दाम, यह तांबे का सिक्का था। नंबर 6 यह भी तांबे का सिक्का था। मुगल काल में चांदी का बहुमूल्य, मुगल काल में चांदी का बहुत ज्यादा मूल्य था, क्योंकि भारत का व्यापार सबसे ज्यादा समृद्ध था और यहां पे सोने चांदी पूरे विदेश से यानी दुनिया के हर कोने से हमारे भारत में जमा हो रहा था। मुगल काल में ग्रामीण समुदाय। 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ी। पशुपालन और बागवानी में जो फायदा हो रहा था, इसे देखते हुए गांव में आहिर, गुर्जर और माली जैसी जातियों का उत्थान हुआ। गांव के लोगों का लगभग मुख्य कार्य कृषि ही था। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका। मुगल काल में महिलाएं कृषि उत्पादन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुटी रहती थी। पुरुष वर्ग हल चलाकर खेत जोता था, महिलाएं बुआई, निराई एवं कटाई के अलावा पक्की फसल से दाना निकालने का कार्य भी करती थी। वस्तुतः यह है कि महिलाएं एवं पुरुष दोनों एक साथ मिलकर के काम करते थे। जब दोनों एक साथ मिलकर के काम करते थे तो सामाजिक स्थिति भी लगभग एक जैसी थी। जमींदार। अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से मुगल कालीन प्रचलित जमींदारी प्रथा की जानकारी मिलती है। जमींदार प्राय ऊंची जाति के होते थे। अबुल फजल बताता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर अपनी पकड़ बना रखी थी। जमींदारी के बारे में निम्न बातें प्रमुख रूप से हमें आईने अकबरी से पता चलता है। पहला कि जमींदार समृद्ध होते थे, उनके पास जमीन की एक अच्छी खासी जगह होती थी। नंबर 2, जमींदार राज्य की ओर से अपने क्षेत्र के किसानों पर कर वसूलता था। नंबर 3, जमींदार प्राय आनुवंशिक होते थे, यानी खानदानी तौर पर चलते रहते थे। आज उसका बाप है तो उसके गुजरने के बाद उसका बेटा उस जमीन का मालिक होता था और वही उस जमीन का जमींदार कहलाता था। 4 को राजस्व वसूल करने के बदले कुल राजस्व का एक हिस्सा दिया जाता था। सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग वो 10% था। नंबर 5,
अधिकतर जमींदारों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियां भी होती थी। जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीन को बेच भी सकते थे और खरीद भी सकते थे। जी हां दोस्तों, अब जो है आपको आईने अकबरी के बारे में सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि आईने अकबरी अकबरनामा जो कि अबुल फजल ने लिखा उसी का तीसरा खंड है। यानी कि अकबरनामा को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है और इसके तीसरे खंड को ही आईने अकबरी कहा जाता है और ये अकबर कालीन समय की गजेटियर कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका 5वां लेसन। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।